Good afternoon, everybody. The Gujarat government yesterday ridiculed the poor by defining the below poverty line to rupees 1080 when the Planning Commission had declared rupees 32. Mr. Modi had ridiculed rupees 32. As against that, the Gujarat government now puts the bottom line of rupees 10.80 for poverty line. And further, the country expected the Gujarat government would apologize for this poverty line. But what we see today is a comment by the Finance Minister of Gujarat, Mr. Nitin Patel, justifying it by saying that the increase of poverty is because of the migrant laborers who come to Gujarat from West Bengal, Orissa, UP and Bihar. So now they blame it to the migrant workers who come to Gujarat and contribute to the development of Gujarat for the poverty of Gujarat. They time and again saying that the Planning Commission decides the poverty line, but as you all know, there was a joint statement by the Deputy Chairperson of Planning Commission and Minister of Rural Development, Government of India, in 2011, and they had clarified that all schemes have been delinked from any poverty figures, and no schemes of the central government are linked with the poverty line figures. So that claim of the Gujarat government is defeated here, and Mr. Nitin Patel, by putting the poverty of Gujarat to the migrant laborers, is speaking in the lines of Shiv Sena, is speaking the same language what Shiv Sena has been using, once again exposes the face of BJP and the Gujarat government. The fact remains that 33% of children of Gujarat are malnutritioned. They claim to be number one, but as far as poverty ratio is concerned, they stand number 19 in the country. कल जो गुजरात सरकार द्वारा उनके सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट द्वारा वेबसाइट पे जो गरीबी रेखा की परिभाषित किया था 10 रुपये 80 पैसे पे, वहीं एक समय पर मोदी जी जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने खूब हंसी उड़ाई थी। प्लानिंग कमीशन ने जब 32 रुपये परिभाषित किया था पॉवर्टी लाइन को, और आज उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर एक कदम आगे जाते हैं गरीबी की हंसी उड़ाने में, और कहते हैं कि गुजरात में गरीबी जो माइग्रेंट लेबर्स आते हैं यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से, उनकी वजह से है। वो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर करते हैं। वो शिवसेना की भाषा बोल रहे हैं। इन माइग्रेंट्स लेबर्स की वजह से गुजरात कितना डेवलप हुआ है, कितना उनका योगदान गुजरात के डेवलपमेंट में है, ये न बताकर उन पर गरीबी, गुजरात की गरीबी का आरोप लगाना बहुत ही शर्मनाक है। गुजरात सरकार को उस 10 रुपये 80 पैसे की फिगर के लिए माफ़ी मांगने के बजाय वो और एक कदम आगे जाते हैं और इस पूरे मसले को जो
माइग्रेंट लेबर्स दूसरे प्रदेश से आते हैं काम करने के लिए, उन पे डालते हैं। जब एक और गुजरात मॉडल की वो बात करते हैं और दूसरी ओर ये 10 रुपये 80 पैसे का फिगर इसलिए रखा गया है उनके द्वारा, या 2004 के फिगर को अभी तक एक डिकेड बाद भी इसलिए कंटिन्यू किया गया है कि वो बता सकें कि कितने कम गरीब लोग हैं गुजरात में और एक मिसगाइड कर सके पूरे हिंदुस्तान को। जबकि असलियत ये है कि किसी भी प्रदेश में वहाँ के बच्चों और महिलाओं की स्थिति देखें तो समझ आता है कि उस प्रदेश का हाल क्या है। 33% बच्चे वहाँ कुपोषण से ग्रसित है गुजरात में, असलियत ये है। तो वो मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं पूरे देश को एज फार एज डेवलपमेंट इन गुजरात इज़ कंसर्न, और इस डेवलपमेंट मॉडल की वो बात करते हैं। शोभा जी, बीजेपी का डेलीगेशन जो इलेक्शन कमीशन से मिला है वहाँ डिमांड नॉट कंप्लीटेड द ब्रीफिंग, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। यस, नो या इसके साथ ही आज मेरे साथ मध्य प्रदेश के CLP लीडर मिस्टर कटारे, सत्यदेव कटारे जी, और हमारे मध्य प्रदेश के PCC के चीफ मिस्टर अरुण यादव जी हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम का एक बड़ा घोटाला हुआ है और उस घोटाले में मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ छल किया है, उनके भविष्य को अंधकार में धकेला है। इस घोटाले के बारे में आपको अरुण यादव जी और कटारे जी ब्रीफ करेंगे। टुडे वी हैव अमंग्स अस द PCC चीफ ऑफ मध्य प्रदेश मिस्टर अरुण यादव and the CLP leader of Madhya Pradesh, Mr. Satyadev Katare. A big scam has occurred in Madhya Pradesh which deals with the admissions and job opportunities, and this has affected the future of more than 1 crore youth of Madhya Pradesh. Both of them are going to brief you of that big Vyapam scam. आप चलो बीच में आ जाओ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2007 में मध्य प्रदेश की सरकार ने व्यापम जो एक परीक्षा मंडल स्थापित किया है मध्य प्रदेश में, उसके माध्यम से विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करती है। 2007 से लगाकर 2013 तक प्री मेडिकल टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और तमाम इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उसको कंडक्ट व्यापम द्वारा किया जाता है। उस व्यापम मंडल में पिछले 4 साल में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और एक महा घोटाला व्यापम में के अधिकारियों द्वारा उसमें जो लिप्त हैं और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी जिसमें लिप्त हैं, जिसमें लगभग प्रदेश के हज़ारों हजार नौजवानों का भविष्य अधर में चला गया है। आज हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो आप सभी को व्यापम घोटाले में
जो गड़बड़ियां प्रदेश सरकार ने की है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ने ये स्वीकार किया है हाउस में, असेंबली में, मध्य प्रदेश में विधानसभा में, कि इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं। मैं अब आदरणीय कटारे जी से कहूँगा कि वो आप सभी को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। नमस्कार। मेरा भी पहला अवसर है आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसको प्रोफेशनल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश, जिससे व्यावसायिक परीक्षाएं करवाने के लिए स्थापित किया गया था, ये 1956-57 से स्थापित हुआ था और जब से ये चल रहा था 2006 तक इसमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ही कंडक्ट करवाने का काम रहता था। 2006 के बाद इसको रिक्रूटमेंट का काम भी देने का काम राज्य सरकार ने शुरू कर दिया था और जो रिक्रूटमेंट होता था उसमें शुरू हुआ, जो मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी भर्ती होती है वहाँ से, और जब उसकी शुरुआत हुई उस स्कैंडल में कंप्लेंट्स हुई और एक पत्रकार भोपाल छोड़ के भाग गया। एक पत्रकार ने इसी स्कैंडल से जुड़े हुए, जो जाति प्रमाण पत्र स्कैंडल भी है इसी के एक पार्ट का, उसमें उसने सुसाइड तक कर लिया। उसको 54 दिन किडनैप करके, जो जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे थे उन्होंने अपने यहाँ रखा और 54 दिन में उसे साइन करवा लिए थे ब्लैंक स्टाम्प पे, ब्लैंक पेपर्स पे। जब उसको छोड़ दिया, ये लोकल मीडिया जानता है भोपाल का, मध्य प्रदेश का, कि राजेंद्र सिंह राजपूत, और उसने सचिवालय में जाके CS के रूम के बाहर सुसाइड कर लिया था। वो मर गया था, उसकी फैमिली भोपाल में है और वो हाई कोर्ट में उस SLP को लड़ रही है जो SLP उसने लगाई हुई थी। उसी स्कैंडल का एक पार्ट आपको बता रहा हूँ। इसमें जो एग्जामिनेशन करवाने का काम है उसमें इसका स्कैंडल का इस तरीके से काम चलता था कि मुख्यमंत्री जी के सचिवालय से इसका नियंत्रण होता था। बहुत सारी कॉल डिटेल्स भी हैं जो हमारे पास इस रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्ड हम आपको दे रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 6 बार, इस रिकॉर्ड के अनुसार ये अभी आपको मिलेगा, 6 बार हाउस में डिनाई किया है। बाहर उन्होंने FIR दर्ज कर दी, हाउस में विधानसभा में जब MLAs ने पूछा तो डिनाई कर दिया। बाहर उन्होंने कुछ और ऑर्डर किया डिपार्टमेंट में। खास बात ये कि इस डिपार्टमेंट के मुखिया भी मुख्यमंत्री ही थे, मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, वो विभाग के मंत्री भी थे। हाउस में रिप्लाई भी वही कर रहे थे और बाहर आंसर भी वही दे रहे थे और सुपरविजन भी उनके नियंत्रण में होता था। इसमें असली गड़बड़ी ये होती थी कि PMT में किसी को पास होना, प्री मेडिकल टेस्ट में, और वो 12th पास नहीं है, तो एक DIG साहब का दामाद वो इसमें पास हुआ, मेरिट में नहीं आ रहा था, पर उसने अपने भाई को जो 12th पास भी नहीं था उसको इसमें पास करवा दिया, PMT में पास करवाया, MBBS में एडमिशन करवा दिया। वो 3री या 4थी साल में पढ़ रहा है भाई। अब ये स्कैंडल खुलने के बाद वो बाहर भाग गया, फरार है। वो DIG रिटायर होने के बाद BJP ज्वाइन कर लिए। एक DIG इस समय फरार है, एसडीएन DIG RK शिवहरे, उनकी लड़की, उनका दामाद और इनका एक और रिश्तेदार, उन्होंने उनको सबको डॉक्टर बनवा दिया। मध्य प्रदेश में केवल मुन्ना भाई MBBS नहीं बन रहे, मध्य प्रदेश में मुन्ना भाई MBBS भी हैं, मुन्ना भाई पुलिस वाले भी हैं, मुन्ना भाई शिक्षाकर्मी भी हैं, मुन्ना भाई पंचायत कर्मी भी हैं, मुन्ना भाई ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं। लगभग 32 टाइप का रिक्रूटमेंट व्यापम से होने लगा, जिसकी ड्यूटी सिर्फ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की थी। इस स्कैंडल को हमने वहाँ कई बार उठाया, हमने इसमें CBI जांच की मांग की। हमारे तथ्यों के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने इतना स्वीकार किया कि 2007 से लेकर 2013 तक 1,47,000 लोगों की नियुक्ति व्यापम के माध्यम से हुई। उस 1,47,000 में से 1,000 लोग फर्जी हैं, नकली हैं। ये मुख्यमंत्री का रिप्लाई है जो आपको मिलेगा, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 1,000 लोग फर्जी हैं, शिवराज सिंह जी स्वीकार कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, 15 तारीख को 13:12 पर जब उन्होंने हाउस में रिप्लाई किया है तब ये बोला है, तो CBI को जांच क्यों नहीं दे रहे? क्या बोलते हैं कि STF जांच कर रही है, बड़ी निष्पक्ष जांच करेगी। अब STF कैसी जांच कर रही है वो भी आपको बताना चाहता हूँ। STF ऐसी जांच कर रही है
कि जिस लड़के के बाप ने 20 लाख रुपए अपना खेत बेच के एडमिशन करवाने के लिए दिया, उसे ये नहीं मालूम है कि ये 20 लाख रुपए वो डोनेशन दे रहा है या रिश्वत दे रहा है। उसे ये मालूम कि मेरा लड़का डॉक्टर बन के लौट आएगा। एसटीएफ ने उस लड़के को पकड़ा, उसके बाप को पकड़ा, उन्हें मुलजिम बना दिया। जिसने वो 20 लाख रुपए लिए उसको एसटीएफ टच नहीं कर रही है, उसको छोड़ दे रही है, उनकी तरफ नहीं जा रही है। जिस कंप्यूटर में, जिस कॉल डिटेल में एक पंकज त्रिवेदी इसके जो परीक्षा नियंत्रक थे वो इसके अंदर हैं, जेल में, वो बंद हैं। मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जो भी चुनाव हार गए हैं वो फरार थे। 8 दिन पहले उनके यहाँ एसटीएफ ने रेड किया और 8 दिन में ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि वो आते हैं, एसटीएफ से बात करने जाते हैं, एसटीएफ उनका बयान ले लेती है और छोड़ देती है। उमा भारती जी का इसमें नाम आया। उमा भारती ने जब घुड़की दी, बोला इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए, और चारा स्कैंडल से बड़ा स्कैंडल है। अगले ही दिन डीजी उनसे मिलने पहुंच जाते हैं उनके घर, और डीजी मिलके कह देते हैं कि इसमें उमा भारती का कुछ लेना देना नहीं है। हम कहते हैं इसमें उमा भारती का लेना देना नहीं है, इसमें शिवराज सिंह का लेना देना नहीं है, इसमें और किसी का लेना देना नहीं है, तो इस मामले की जांच सीबीआई से हो जानी चाहिए। नहीं तो मध्य प्रदेश में हो ये रहा है कि जो स्टूडेंट सफरर हैं वो तो मुलजिम बन रहे हैं, और जो एक्चुअल विक्टिम हैं, जिन्होंने शोषण करता है, वो इसमें सरकारी गवाह बना दिए जाएंगे और केस खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इस मामले को यहाँ तक लाए, आपके यहाँ तक, नेशनल मीडिया तक। अब मैं जो सवाल पूछ रहा था, ये सवाल खड़ा होता है कि जब चौटाला जी इसी तरह की रिक्रूटमेंट में जेल जा सकते हैं तो शिवराज सिंह जी क्यों नहीं? सत्यनारायण जटिया के यहाँ एक नियुक्ति पर रेड पड़ सकता है, तो शिवराज सिंह जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2007 से लेकर अभी तक 1000 लोग नकली हैं, फर्जी हैं, और जो फर्जी हैं एक भी वो मध्य प्रदेश में कलंक है, ये भी शब्द उन्होंने बोला है। तो फिर वो क्यों नहीं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हुआ तो सब उन्हीं के टाइम है। अच्छा, ये ऐसा ही नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर पीएमटी। अगर अगले स्कीम्स में लाऊंगा, शिक्षाकर्मी, पुलिस वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, डेयरी वाले, जो 32 रिक्रूटमेंट और हुए हैं, तो आप देख के ये रह जाओ कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है ये। तो ये चीज़ हम आपके यहाँ तक लाए हैं। इसमें एसटीएफ ने रिप्लाई दिया हाईकोर्ट में एफिडेविट, वो एफिडेविट मैंने आपके साथ लगा के दे रहा हूँ। एसटीएफ कह रही है कि इसमें ऑल पार्ट ऑफ एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार एटसेट्रा, इतनी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इतनी स्टेट्स के स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं। ये एसटीएफ का एफिडेविट आपको मिल जाएगा अभी। तो जब इतनी स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो केवल मध्य प्रदेश की एसटीएफ जांच कैसे कर लेगी? जब स्वयं मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है, उनका नाम आ रहा है, उनके सीएम हाउस के अधिकारियों का नाम आ रहा है, एक एसीएस थी, उनके हस्बैंड का नाम भी था इसके ब्रोकर्स में, दलालों में, एक अभी आईजी हैं मिसेज मिश्रा, उनके भाई का भी नाम आ रहा है। तो ये तो आईएएस, आईपीएस और बड़े लोगों का ऐसा कॉकस बन गया था कि सर्विसेज लगवाओ। इसमें केवल डिग्री नहीं देते थे, डिग्री भी देते थे, पीटी करवाएंगे, पीएमटी करवाएंगे और नौकरी भी दे देंगे, यहाँ तक काम होता था। तो इसलिए इसकी जांच अगर निष्पक्ष होनी है तो सिर्फ सीबीआई से हो सकती है। यही हमारी डिमांड थी, ये हमने वहाँ भी रिक्वेस्ट की है, जिसको मुख्यमंत्री जी मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए इस बात को यहाँ तक लाए। तो बड़े उम्मीद में है ना वो, अगली सरकार उनकी बनने वाली है, तो सीबीआई तो वही रहेगी, बदल नहीं जाएगी। हमारी सरकार फिर से बन जाएगी तब तो वो कह सकते हैं जी। नहीं, हमारे मानने ना मानने का सवाल नहीं, हम उनके उत्तर की बात कर रहे हैं। सवाल इसका है, सीबीआई जैसी संस्था हमेशा निष्पक्ष रही है, और उसको जो भी उससे पीड़ित हो जाता है वो कहता है कि ये राजनीतिक द्वेषवश काम कर रही है। मैं नहीं मानता, वो संस्था निष्पक्ष है और निष्पक्ष ही रहेगी, इसलिए उस पर जांच होनी चाहिए। जी, आज में प्रदेश में चुनाव हुए हैं जी, आज में प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं जी। आपने ये मुद्दा उससे पहले क्यों नहीं उठाया? उससे पहले हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था, विधानसभा में भी उठाया था, और जितनी विधानसभा की जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ये वही जानकारी है जो पिछले सत्र में उठाई जाती रही है, लेकिन उसमें ये गुमराह करते रहे, ये भी साथ में प्रमाण लगा के आपको दे रहा हूँ। और जब हमें ये लगा कि ये मुद्दा वहाँ उठाया है, उसके बावजूद भी इसको नेशनल मीडिया पर लाना जरूरी है, तब इसको यहाँ लाए। और एफआईआर हुई है एजुकेशन मिनिस्टर पे, जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर था, उस पर एफआईआर हुई है इस मामले में, पर वो खुला घूम गया। आपने एक बात कही कि हजारों युवाओं का 1 करोड़ 4 लाख हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, आपने कहा
मैडम ने कहा करोड़ों युवाओं। हाँ, नंबर मैंने बोला 1 करोड़ 4 लाख फिगर ऑन रिकॉर्ड। 1 करोड़ 4 लाख, मैंने भी 4 लाख कम ही बताए थे। मुख्यमंत्री ने 1000 फर्जी माने हैं। 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने परीक्षा दी, इसमें कई स्टूडेंट्स ने बार बार परीक्षा दी, तो 82 लाख स्टूडेंट हैं जो सफरर हैं, 82 लाख फैमिली हैं जो सफरर हैं। अब उनको धीरे धीरे पता लग रहा है कि हो क्या रहा है। इतना बड़ा मुद्दा है जी, विद्यार्थी का भविष्य इसमें इन्वॉल्व है, तो आपकी पार्टी इसको स्टेट में क्यों नहीं बना पाई? बिल्कुल बना हुआ है। हमारी पार्टी बना रही है। हमारी पार्टी रोज वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, रोज आंदोलन हो रहा है, रोज हमारी पार्टी के लोग जेल जा रहे हैं एवरीडे। हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट तो 3 बार जेल जा चुका है इसी इशू में, अलग अलग जगह पे। हाँ, अब नहीं बन पाया, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, पर हमारी पार्टी ने उठाया। और ये विधानसभा में जो मैटर हम आपके सामने लाए, ये वही है जो हमारी पार्टी ने पहले उठाया। भारतीय जनता पार्टी अब नमस्कार किया जा सकता है ये न्यूज़पेपर्स पे है? हाँ, नहीं कहीं नहीं जा रही है। अब शोभा जी से पूछ लिए, हम अगली बार देंगे, पहली बार वाले से इतने पूछे जाते हैं। जी 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 हाँ, नहीं तो सेंटर ने तो ये, वही तो मैंने कहा 2000 या सॉरी हाँ। नहीं, कांग्रेस ने इस पे कभी भी इसको इशू नहीं बनाया या गरीबों का मजाक नहीं बनाया। गरीबों का मजाक तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बना रहे हैं। वो जो कल आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन इसको तय करता है, तो वही तो लेटर मैंने आपको बताया, प्लानिंग कमीशन और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट का 2011 का लेटर, जहां उन्होंने कोई भी केंद्रीय सरकार की स्कीमों को डीलिंग किया है पॉवर्टी इससे लाइन से, और राज्य शासन को बेनिफिशियरी कौन होनी चाहिए तय करने का पूरा हक दिया था। जी जी जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि इंटरव्यू किया उन्होंने एजेंसी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण जो है वो जाति आधारित न होंगे, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। क्या पार्टी उनके इस राय को एंडोर्स करती है? पहले वाले का दे दीजिएगा जवाब। पहले आपको देती हूँ फिर आपको देती हूँ, ठीक है? महिलाएं पहले। जी, जो जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा है वो पार्टी फोरम के अंदर उन्होंने पहले भी उठाया है। ये पहले भी अपने विचार उन्होंने व्यक्त कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो मेरे जी सवाल का जवाब क्या जी आप मानती हैं कि जो उन्होंने कहा है कि जाति आधारित न होकर आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए भविष्य में, क्या पार्टी भी उनकी इस राय से इत्तेफाक करती है? देखिए, उनने अपने ये व्यू रखे हैं और निश्चित ही पार्टी में इस पे विचार हो सकता है आने वाले समय में। बीजेपी का डेलीगेशन इलेक्शन हाँ, नहीं, अभी तो विचार आया है, उस पर डेलिब्रेशन तो होने दीजिए, उस पर विचार पे मानस क्यों नहीं। जब कोई लीडर किसी विचार को लाते हैं पार्टी फोरम के अंदर, तो निश्चित ही पार्टी पे उस पर चिंतन होता, मनन होता और फिर कोई निर्णय लिया जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी है भाई, है? बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि ओपिनियन पोल पे बैन ना लगाया जाए। कांग्रेस इस पे क्या रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस ने तो पहले कहा ही है कि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन ओपिनियन पोल पे बैन होना चाहिए। कांग्रेस ने ये मांग तो पहले कर ही चुकी है कांग्रेस। नहीं, सर्वे, देखिए सर्वे से डरने की कोई बात ही नहीं। सर्वे, एनडीए की जब सरकार इंडिया शाइनिंग का जब नारा दिया था 2004 में, तभी भी सर्वे क्या बता रहे थे? सर्वे के हिसाब से तो फिर एनडीए आनी थी, 2 आनी थी, पर क्या हुआ? तो सर्वे से डरने की तो कोई बात ही नहीं है। सर्वे हमेशा सही होते, ऐसा तो नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सर्वे गलत निकले हैं हमारे देश में, और कई बार निकले हैं। पिछली बार मेरे ख्याल से छोड़ के, अभी असेंबली चुनावों के सर्वेस को छोड़ के, बाकी करीब करीब सभी सर्वेस गलत निकले हैं। नहीं, सब पार्टी का अपनी अपनी सोच रहती है हर इशू पे। बीजेपी की वो सोच हो सकती है, पर देखिए, इस मामले में राहुल जी क्लियर कर चुके हैं कि हम पार्टी कभी भी
किसी भी मसले पर किसी भी करप्शन के साथ नहीं खड़ी रहेगी। और अगर आप पार्टी कोई मांग करती है तो कानून के तहत जो भी तहकीकात होनी चाहिए किसी भी इशू पे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नेता हो। कानून है ना, हम कानून है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। तेलंगाना बिल बनाते हैं और इनके सीएम उसका विरोध करते हैं और उसके बाद आरोप बीजेपी पे लगाते हैं कि संसद में व्यवधान हो पैदा। ये तो सुषमा जी एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह रही हैं, मैं समझती हूँ इसका जवाब सरकार की तरफ से ही उन्हें मिलेगा। ओके, थैंक यू। पार्टी की तरफ से नहीं देगा। See, it is again a government issue. It is not a party issue. So it is a government issue. A spokesperson for the government will address this issue. Thank you. Thank you.